हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में और हिंदी का पेपर देने वाले हो मेरे प्यारे बच्चों, तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को जो हिंदी का खंड ख आता है, जो 50 नंबर के लिए पूछा जाता है, अगर उसमें से दो टॉपिक अगर मैं निकाल देता हूं, संस्कृत का गद और संस्कृत का पद, अगर 14 नंबर अगर मैं यहां से आपका माइनस कर देता हूं, तब बचा टोटल 36 नंबर। तो 36 नंबर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कराने वाला हूं। और आपको मालूम है कि हिंदी व्याकरण के जो 36 नंबर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके फिक्स टॉपिक होते हैं। तो पूरा का पूरा इस वीडियो में मैं आप लोगों को 36 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं। इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हिंदी व्याकरण के 36 नंबर आज की इस वीडियो से पूरा का पूरा पक्का होने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना, और इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लिखने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे समझ लीजिए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारों, जो 36 नंबर बिल्कुल क्लियर है आप लोगों का, जिसमें से पहला टॉपिक आता है आप लोगों का निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। और यह आपके पेपर में मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर के लिए आता है। 2 प्रश्न करने के लिए देगा मेरे प्यारे बच्चों, एक एक नंबर के हिसाब से 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। और वो मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आप लोगों को 90% चांस रहेगा कि वही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं। वो प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके बाद इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। तो इतना आप विश्वास मेरे पे कीजिए, बिल्कुल आप टेंशन फिकर रहिए कि 36 नंबर बिल्कुल आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, पहला जो है मुहावरा वो है आप लोगों का कि अपने पैरों पर खड़ा होना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हर साल आता है एग्जाम में देखोगे तो। अपने पैरों पर खड़ा होना, तो इसका अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका अर्थ और वाक्य प्रयोग दोनों लिखना होता है एग्जाम में। तो अपने पैरों पर खड़ा होना का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों स्वावलंबी। स्वावलंबी मतलब कि आत्मनिर्भर होना। अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब होता है कि आत्मनिर्भर होना, अपने आप पे विश्वास करना। ठीक है। और इसका अगर वाक्य प्रयोग की अगर हम बात करें, तो वाक्य प्रयोग में आपको लिखना पड़ेगा कि लड़कों की शादी तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए। जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाए तब तक लड़कों की शादी नहीं करना चाहिए। ठीक है। यह वाक्य प्रयोग आप लिख सकते हो, या अदर एग्जाम्पल भी अपना लिख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। कोई जरूरी है कि मैं जो बता रहा हूं आप वही लिखोगे, अपने से भी आपको बना कर लिख सकते हो आप। तो यह पहला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको तैयार करना है। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब आत्मनिर्भर होना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बता रहा हूं बस उसको आप तैयार करते जाओ। दूसरा देखिए, दूसरा है कि आंखों का तारा होना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, ये भी है। जितना आपको बता रहा हूं बस मेरे पे विश्वास कीजिए, उतना आप तैयार कीजिए। 36 नंबर बिल्कुल पक्का कराने की गारंटी मेरी है। तो आंखों का तारा होना, इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों अत्यधिक प्रेम। ठीक है। आंखों का तारा होना होता है अत्यधिक प्रेम। अगर इसमें अगर हम वाक्य प्रयोग की अगर हम बात करें, तो वाक्य प्रयोग आप लिखिएगा कि रमेश अपने माता पिता के लिए आंखों का तारा है। किसी माँ बाप के लड़के अगर एक होंगे, तो आप देखिएगा उस एक लड़के को बहुत ही ज्यादा माता पिता केयर करते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं, और कहते हैं कि नहीं, ये तो मेरे आंखों का क्या है, तारा है। मतलब रमेश अपने माता पिता की आंखों का तारा है, मतलब उससे माता पिता बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो तैयार करना आपको। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा, तो तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊंची दुकान फीका पकवान। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका मतलब क्या होता है? अगर इसके अर्थ की अगर हम बात करें, तो अर्थ होता है बाहरी दिखावा। बाहरी दिखावा इसका अर्थ होता है ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका अगर हम वाक्य प्रयोग की अगर हम बात करें, तो वाक्य प्रयोग आप लिखिएगा कि मैंने मोहन के बारे में बहुत सुना था, लेकिन उसे देखकर यही कहना पड़ा कि ऊंची दुकान फीका पकवान। मतलब कि बस बाहरी दिखावा करता है। मोहन जो है, मोहन के बारे में बहुत सुना था कि मोहन पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसे जब देखा मैंने, तो देखने के बाद ऐसा कुछ नहीं लगा कि उसके पास कोई टैलेंट नाम की चीज है, या बात करने का कोई तमीज है, चाहे जो भी चीज उसमें कमी है। तो मोहन के बारे में जितना सुना था, लेकिन उसे देखकर यही कहना पड़ा कि ऊंची दुकान फीका पकवान। मतलब बाहरी दिखावा वो करता है, अंदर से वैसा है नहीं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चौथा देख लीजिए। चौथा जो आपको तैयार करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंख के अंधे नाम नयन सुखी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखोगे तो कहीं ना कहीं हर एक सेट में घुमाकर इसको जरूर से जरूर दे देगा।
कि आंख के अंधे नाम नयन सुखी। इसका अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है कि नाम के विपरीत काम, जैसा नाम है वैसा काम आपका नहीं है। वाक्य प्रयोग से आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि देखिए, उसका नाम हरिश्चंद्र है लेकिन वह हमेशा झूठ बोलता है। क्योंकि भाई हरिश्चंद्र जो है वो सत्यवादी हरिश्चंद्र थे जो कभी झूठ नहीं बोलते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसका नाम तो हरिश्चंद्र है लेकिन वह हमेशा क्या करता है, झूठ बोलता है। मतलब नाम के विपरीत काम, जैसा नाम वैसा काम तो करेगा नहीं, हमेशा उल्टा काम। ठीक है, तो वही होता है आंख के अंधे नाम नयन सुख। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यार बच्चों। और अगला जो आपको याद करना है, पांचवा। पांचवा है कि कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है ये भी, कि कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। अगर इसके अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ हो जाएगा कि विपरीत गुणों में तुलना कैसी। मतलब विपरीत गुणों में तुलना कैसी होगी, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। आपको वाक्य प्रयोग से और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए वाक्य प्रयोग में क्या लिखोगे, वाक्य प्रयोग में लिखिएगा कि एक गरीब और करोड़पति इंसान के बीच कैसा संबंध। इनको देखकर बस यही याद आता है कि कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगू तेली। जाहिर सी बात है कि अब गरीब की तुलना आप करोड़पति से नहीं कर पाओगे। अब कहाँ गरीब है भाई और कहाँ आदमी करोड़पति है, तो इनके बीच, इनके संबंध के बीच कैसे आप तुलना कर पाओगे। तो उनको देखकर यही ना कहोगे कि कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 जो याद करना है वो है आपका कि मुंह में राम बगल में छुरी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आपको देखने के ये भी मिलता है कि मुंह में राम बगल में छुरी। इसका क्या अर्थ होता है मेरे प्यार बच्चों, अर्थ इसका यह होता है कि मुंह में कुछ और मन में कुछ और है। मतलब मुंह में तो कुछ और रहेगा लेकिन मन में कुछ और रहेगा। वाक्य प्रयोग से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा जब मैं वाक्य प्रयोग इसका बताऊंगा। तो वाक्य प्रयोग है कि आजकल हमारे आसपास कुछ ऐसे मित्र रहने लगे हैं जिन पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि वे मुंह पे राम बगल में छुरी वाले सिद्धांत पर चलते हैं। मतलब आपके साथ साथ रहेंगे, आपके मुंह पे अच्छा बनेंगे लेकिन आपके जब पीठ पीछे जाएंगे तो आपकी बुराइयां चाहेंगे, आपका हमेशा नुकसान चाहेंगे। ठीक है, तो मुंह में कुछ तो और है, मन में उनके कुछ और है आपके प्रति। तो इस वाक्य प्रयोग से आप बिल्कुल इस मुहावरे को दर्शा सकते हो। बिल्कुल क्लियर है मेरे प्यारों। जो अच्छा अच्छा एग्जाम्पल लिया हूं ताकि आपको याद भी हो जाए। और ये प्रश्न तो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनके चांसेस पूरे के पूरे हैं पेपर में आने के, क्योंकि हर साल आता है तो इस बार भी चांसेस है। इसके बाद 7वां है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर मुहावरा है मेरे प्यारे बच्चों। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ इसका यह कहता है कि अपनी गलती न मानकर सामने वाले को दोष देना। मतलब उनकी ही गलती होता है लेकिन वो अपनी गलती मानते नहीं है, किसी दूसरे पर आरोप लगा देते हैं। जैसे वाक्य प्रयोग की अगर हम बात करें तो आप वाक्य प्रयोग इस तरह दर्शा सकते हो कि जब मोहन को परीक्षा में कम अंक आए तो उसने क्या किया कि अपने शिक्षक पर दोष दिया कि वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करवाती हैं। मतलब कहने का मतलब है कि उनका रिजल्ट बिल्कुल खराब आया, मोहन परीक्षा में उसके अंक कम आए, तो अपनी गलती नहीं दे रहा है बल्कि टीचर को ही दोष ठहरा रहा है कि टीचर अच्छी नहीं पढ़ाती थी इसलिए मैं अच्छे नंबर नहीं लेकर आ पाया, कम अंक लेकर आ पाया। तो वही होता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब गलती तो उसकी है कि पढ़ाई नहीं किया था इसलिए नंबर कम आए हैं, और दोष लगा रहा है टीचर पे। चलिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगला है 8वां। 8वां क्या है मेरे प्यार बच्चों कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये भी बहुत पॉपुलर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका क्या मतलब होता है। इसकी अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ यह होता है कि कोई काम न जानने पर बहाने बनाना। एक तो इसका अर्थ आप ये लिख सकते हो कि कोई काम न जानने पर बहाने बनाना, या इसका एक अर्थ और होता है कि किसी काम को करने की शक्ति न होने पर दूसरे को दोष देना। मतलब कि आपको वो काम नहीं आ रहा है, ठीक है, और गलती आप किसी दूसरे को दे रहे हो। अब वही आप ये लिख सकते हो कोई काम न जानने पर बहाना आप बना रहे हो। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वाक्य प्रयोग से और चीजें क्लियर होती चली जाएंगी आपको। वाक्य प्रयोग में लिखिएगा कि वह सबसे कहती फिरती है कि वह नृत्य में माहिर है। जब उसे नृत्य करने के लिए कहा गया तो वह अपने पैरों में मोच बताकर बहाना बना दिया। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कहने का मतलब है कि वह सबसे कहती फिरती कि मुझे बहुत अच्छा नृत्य आता है, मैं डांस जो है बहुत अच्छे से कर लेती हूँ,
पूरा शोर कर रखी है, लेकिन जब डांस करने की बारी आई, लोगों ने कहा डांस करो, तो वह कह रहे हैं कि मेरे पैरों में मोच आ गया इसलिए मैं डांस नहीं कर पाऊंगा। तो बहाना बना रही है, डांस तो करने आता नहीं है लेकिन बहाना बना रही है। तो इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो वाक्य प्रयोग से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो 8 हमने बताया मुहावरे। 8 अगर तैयार है तो 2 नंबर बिल्कुल क्लियर है, इसी में से आने वाला है, क्योंकि ऐसे पॉपुलर है जो 100% गारंटी देता है कि आने वाले हैं, क्योंकि हर साल आता है तो भाई इस बार भी आने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। क्लियर है यहां से? चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए अगला टॉपिक जो है मेरे प्यार बच्चों, कि दिए गए अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए मेरे प्यार बच्चों, अपठित गद्यांश आपके एग्जाम में आता है 5 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए। एक गद्यांश कोई दे देगा, इस गद्यांश के नीचे प्रश्न दिए गए रहेंगे जिनका उत्तर आपको देना होता है इसी गद्यांश में से। तो देखिए अपठित गद्यांश करने का सबसे मात्र एक सरल तरीका आपको बताऊं, कि एक बार अच्छे तरीके से इस गद्यांश को जितना अच्छे से एक बार पढ़ लोगे, उसका आंसर उसी में से बिल्कुल आसान तरीके से दे पाओगे। देखिए मैं पढ़ के आंसर इसी में से आपको बता दूंगा। देखिए लेकिन उससे पहले एक बार ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए पढ़ के मैं सुनाता हूं, आप भी इस ध्यान से इसको पढ़िएगा। कह रहा है कि आजकल दूरदर्शन अपने आने वाले धारावाहिक देखने का प्रचलन बढ़ गया है। बाल्यावस्था में ही यह शौक अच्छा नहीं है। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों का स्तर बहुत ही घटिया होता है। उसमें अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती हैं। अभी बालक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं। इस उम्र में भी वे देखेंगे, उसका प्रभाव निश्चित ही उनके दिमाग पर पड़ता है। बुरी आदतों को वे शीघ्र ही अपना लेंगे। समाज शास्त्रियों के एक वर्ग का मानना है कि समाज में चारों ओर फैली बुराइयों का एक बड़ा कारण जो है दूरदर्शन तथा चलचित्र है। सब इस बात से भली भांति परिचित हैं। इतना सब ज्ञान होने के बाद भी यदि वह इसी राह पर आगे बढ़े तो उनसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। बिना समय की पाबंदी के घंटे दूरदर्शन के साथ चिपके रहना बहुत गलत है। इससे मानसिक विकास रुक जाता है। तो एक बार जितना आराम से पढ़ाऊं, कोई भी अपठित गद्यांश आता है तो उसको आप एक बार ध्यान से जब आप पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में सारी चीजें फिट हो जाएंगी। इसके बाद देखिए कितना आसान होगा उत्तर देना। देखिए मैं प्रश्न पढ़ के सुनाता हूं। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा है, कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में क्या अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें क्या अधिक देखने को आपको मिलता है मेरे प्यार बच्चों। तो दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में क्या अधिक देखने को मिलता है, तो इसका आंसर बिल्कुल आप आसान तरीके से दे पाओगे। देखिए कहां से दोगे, तो उसमें अधिक आपको क्या देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे उसमें आपको अश्लीलता देखने को मिलेगी। क्या देखने को? अश्लीलता, अनास्था देखने को मिलेगा। फैशन तथा नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती हैं। तो देखिए इसका आंसर बिल्कुल आसान तरीके से मिल गया कि नहीं। एक बार आपने पढ़ा तो बिल्कुल आसान तरीके से मिल गया। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में, ठीक है, धारावाहिकों में उसमें अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती हैं। बस इतना ही आंसर लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको नंबर दे दिए जाएंगे। बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसी तरह देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न का आंसर भी बिल्कुल आप सेकंडों में दे पाओगे, कि दूरदर्शन की दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक क्यों पड़ता है। ठीक है, मतलब दूरदर्शन का दुष्प्रभाव की अगर बात करें बच्चों पर अधिक क्यों पड़ता है, क्या कारण है कि बच्चों पे अधिक पड़ता है। ठीक है, इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, तो इसका आंसर आप लिखोगे मेरे प्यारों इसी में से, कि बिना समय, अब आप ही बताइए कि दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक इसलिए पड़ रहा है कि बिना समय की पाबंदी के घंटे दूरदर्शन के साथ चिपके रहना बिल्कुल गलत है। इससे मानसिक विकास रुक जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई टाइमिंग अगर फिक्स रहता कि आधा घंटा चलो इंस्टाग्राम चला दे रहे हैं, चाहे 10 मिनट चला रहे हैं, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन घंटे घंटे भर, रातों रात भर अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े रहोगे, देखते रहोगे, तो भाई
बच्चों पर दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप आंसर लिखिएगा कि दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक इसलिए पड़ता है क्योंकि बिना समय की पाबंदी के घंटे दूरदर्शन के साथ चिपके रहना बिल्कुल गलत बात है और इससे मानसिक विकास रुक जाता है। ठीक है, बस इतना ही आंसर आपको लिखना है। कंप्लीट हो गया, नंबर दे दिए जाएंगे आपको मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या है, दूरदर्शन के व्यसन से क्यों बचना चाहिए। व्यसन मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है लत। क्या होता है, लत, मतलब दूरदर्शन के लत से क्यों बचना चाहिए हमें। ठीक है, तो इसलिए बचना चाहिए दूरदर्शन के लत से हमें। इसका कारण यह है मेरे प्यारे बच्चों, इसका कारण यह है कि उसका जो प्रभाव होता है उसका प्रभाव निश्चय ही उनके दिमाग पर पड़ता है। ठीक है, और बुरी आदतों को वे शीघ्र ही अपना लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बस इतना ही आंसर लिखना है कि दूरदर्शन के लत से इसलिए हमें बचना चाहिए कि उसका प्रभाव 100% बता रहा हूं कि निश्चित ही उनके दिमाग पर पड़ता है और बुरी आदतों को वे शीघ्र ही अपना लेंगे। उनको खुद नहीं मालूम चलेगा कि वो गलत काम कर रहे हैं या सही काम कर रहे हैं। ठीक है, इतना बुरी लत लग जाती है। तो तीनों प्रश्नों का उत्तर इसी पैसेज में से, इसी अपठित गद्यांश में से पढ़ के बता दिया। तो इसलिए मैं कहा हूं कि जब भी अपठित गद्यांश आ जाए तो ध्यान पूर्वक उसको एक बार 5 मिनट लगेगा, ध्यान से पढ़ लेंगे। तीनों प्रश्नों का उत्तर देखिए, ज्यादा समय नहीं लगा, मैं तुरंत बता दिया हूं। इसी तरह आप भी उसको करके चले आओगे, 5 नंबर आपके हाथ में होगा। वो आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ठीक है, तो सही अर्थ चयन करके लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर के लिए आता है। कितने नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए। देखिए कैसे। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे दिया है अंश और अंशु। बताना है कि सही, इसमें से सही शब्द चुनना है, कि सही शब्द युग्म चुनना है कि अंश और मेरे प्यारे बच्चों अंशु। अंश मतलब आपको भी मालूम है कि अंश मतलब हिस्सा होता है। क्या होता है, हिस्सा कहिए या भाग कहिए। अंश मतलब भाग या हिस्सा कहिए मेरे प्यारे बच्चों, दोनों ही होता है, आपको भी मालूम है। और एक अंशु, अंशु मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अंशु मतलब होता है किरण। अंशु मतलब क्या होता है, किरण होता है। तो पहला क्या है, भाग और सूर्य। दूसरा है सूर्य और भाग। तीसरा है भाग और किरण। चौथा है भाग और वरुण। तो कौन सा राइट आंसर होगा, ग वाला तो ये होगा। अंश मतलब भाग हो गया आपका, और अंशु मतलब किरण हो गया, इसलिए ग वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। और वही प्रश्न बता रहा हूं मेरे प्यारों, जो आपके एग्जाम में बनेंगे और 100% बनेंगे, इस बात को लिख लो। ठीक है, चलिए दूसरा देख लीजिए क्या है। अभय है और उभय है। तो अभय और उभय, ठीक है। तो अभय मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, अभय मतलब होता है निडर, निडर। ठीक है, और उभय मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उभय मतलब होता है दोनों। उभयनिष्ठ गुणनखंड आप समझते हो ना, तो वहां पे किसका प्रयोग, दोनों का। तो निडर और दोनों। तो अभय मतलब निडर, उभय मतलब दोनों। पहला वाला ऑप्शन क्या है, निडर और दोनों, बस बात खत्म, पहला वाला ही सही हो गया। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभय मतलब निडर, उभय मतलब दोनों। तो पहला वाला ही बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारों बच्चों अगला देख लीजिए। अगला है जलद और जल्दी। ठीक है, क्या है मेरे प्यारों बच्चों, जलद और जल्दी। एक बात अभी बता देता हूं कि जलद में अगर लास्ट में ज आ जाता, अगर ज आ जाएगा लास्ट में, तो वह कमल का हो जाता है मेरे प्यारों बच्चों, परिभाषित शब्द किसका, कमल का। और लास्ट में अगर आपका द आया है तो वह बादल का होता है, किसका होता है, बादल का होता है। ये ट्रिक आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे जलद आया है, द आया है, तो मतलब 100% यह बादल हो जाएगा। तो इसका तो एक बादल हो गया मेरे प्यार बच्चों। और एक आगे क्या दिया हुआ है, जलधि। ठीक है, क्या दिया हुआ है मेरे प्यार बच्चों, जलधि। जलधि मतलब क्या होता है, समुद्र। क्या होता है, जलधि मतलब होता है समुद्र होता है। तो चलिए देखते हैं, कमल और समुद्र, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। बादल और समुद्र, तो बिल्कुल, क्योंकि जलद मतलब बादल और जल्दी मतलब समुद्र, ख वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, सब कंसेप्ट वाइज है, एक भी क्वेश्चन बच के नहीं आएगा, इस बात का मैं गारंटी लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का मैं गारंटी लेता हूं, एक भी प्रश्न बच के नहीं आएगा। आगे देखिए, अगला आपका जलद। देखिए लास्ट में ज आ गया, तो ज आ गया तो समझ लीजिए कि कमल को होगा नहीं, किसका हो जाएगा, अरे बादल होगा नहीं, कमल होगा, क्योंकि ज लास्ट में आता है तो कमल होता है। तो जलज आ गया, तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि मेरे प्यारों बच्चों पहला तो कमल होगा। इसके बाद जलद, तो जलद मतलब अभी देखें बादल, तो बादल आ गया। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कमल और बादल।
तो कमल और तालाब, कमल और बादल, तो यहाँ और होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे और होना चाहिए। तो कमल और बादल मतलब ग वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कमल और बादल। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। पांचवा है द्रव्य और द्रव और द्रव्य। तो द्रव मतलब क्या होता है आपको भी मालूम है, द्रव मतलब तरल, द्रव मतलब क्या होता है, तरल होता है। और द्रव्य मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, धन, धन कहिए या इसको मुद्रा आप कह सकते हैं, धन या मुद्रा। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, तरल पदार्थ और धन, तो पहला भी वाला ऑप्शन तो होगा, क्योंकि द्रव मतलब क्या होता है, तरल पदार्थ, और द्रव्य मतलब धन होता है, इसलिए क वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए, अनल और अनिल मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तो बहुत पॉपुलर है, आप सभी लोग इसका आंसर बता दोगे, अनल और अनिल का। क्योंकि अनल मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अनल मतलब होता है आग, अनल मतलब क्या होता है, आग होता है। और अनिल मतलब क्या होता है, वायु। ठीक है, वायु कहिए या हवा कहिए, दोनों बातें कही हैं। तो अनल मतलब आग, तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, वायु और अग्नि, तो ये होगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि पहले आग चाहिए, पानी और आग ये भी नहीं होगा। तो अग्नि और वायु जी बिल्कुल, क्योंकि अनल मतलब तो अग्नि हो गया, आग कहिए अग्नि कहिए दोनों बातें एक ही हैं। और अनिल मतलब क्या होता है, वायु होता है, इसलिए ग वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, अगला टॉपिक है, निम्नलिखित शब्दों के दो अर्थ लिखिए, या अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द कहिए या इसको पर्यायवाची शब्द कहिए, पर्यायवाची शब्द कहिए, दोनों बातें कही हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर के लिए आता है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, पहला कमल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कमल का दिया हुआ है। तो कमल के दो ही लिखने होते हैं, जैसे कमल बोल दिया तो कमल के दो आपको लिखना है। तो कमल के क्या हो जाएगा आपका, एक तो पंकज हो जाएगा, कमल का तो एक पंकज हो जाएगा, एक आपका सरोज, पंकज, सरोज, और एक जलज होता है, क्या होता है, जलज होता है। तो 3 बता दिया, 2 ही याद करना है, तो आराम से कर पाओ, वो भी सिंपल सिंपल बता रहा हूं। इसके बाद आंख का, तो आंख का सबको मालूम है, एक तो नयन हो जाएगा, आंख का क्या हो जाएगा, एक नयन हो जाएगा। नयन के बाद आपको नेत्र भी याद होता होगा, नेत्र भी तो आंख को ही कहते हैं, नेत्र हो जाएगा। एक चक्षु होता है, ठीक है, क्या होता है, चक्षु या लोचन भी कह सकते हो, नेत्र, आंख को लोचन भी कहा जाता है। तो नयन नेत्र चक्षु 2 ही याद करना, इतना बता देता हूं। इसके बाद वर है मेरे प्यारे बच्चों, वर, तो वर का वर मतलब क्या होता है, एक तो दुल्हा होता है, आपको भी मालूम, वर मतलब दुल्हा होता है। वर मतलब एक वरदान होता है, वर मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वरदान होता है। और वर मतलब एक हम बात करें तो एक श्रेष्ठ होता है, वर मतलब श्रेष्ठ। तो 3 बता दिया, 2 ही लिखना है। मित्र की अगर हम बात करें, मित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मित्र तो एक दोस्त तो आपको कह सकते हो, मित्र तो दोस्त को भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और क्या कह सकते हो, एक सहचर, सहचर मतलब साथ चलने वाला, एक सहयोगी कह सकते हो, क्योंकि मित्र तो सहयोगी ही होते हैं, हर सुख दुख में काम आते हैं आपके, सहयोगी हो गया। ठीक है, सखा भी कहा जाता है। तो इतना ही क्या याद करना है, 2 ही हम लोगों को याद करना है। ठीक है, तो दोस्त, सहचर, सहयोगी, सखा, कुछ भी 2 ही याद करना है आपको। ठीक है, इसके बाद नाग। ठीक है, नाग मेरे प्यारे बच्चों, नाग का भी बहुत पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। नाग का हो जाएगा एक विषधर, नाग का एक तो विषधर हो जाएगा, विषधर, कामा, भुजंग, एक तो सर्प हो जाएगा, क्योंकि नाग को सर्प तो भी कहते हैं, सर्प या सांप भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अनुपम आइए, अनुपम का हो जाएगा एक अद्भुत, हाँ, एक तो अनुपम का क्या हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक अभिराम भी होता है, अभिराम भी होता है अद्भुत का, और अनुपम का, अभिराम। और अनुपम मतलब एक सुंदर भी होता है, अनुपम, अनुपम मतलब क्या होता है, सुंदर भी होता है। तो 2 ही याद करना है, बता दिया। तो इतना ही अगर आप तैयार कर लेते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो पर्यायवाची शब्द आपका यहाँ पर निकार्थी शब्द क्लियर हो जाएगा, इसमें से ही आपको एग्जाम में देगा। अगला टॉपिक देखिए क्या है, अगला मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गया, ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर के लिए ही आता है। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या बोला है मेरे प्यारे बच्चों, पहला पहला बोला है कि जो गलत कार्य के लिए
हट करे, जो गलत कार्य के लिए हट करे उसे क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो गलत कार्य के लिए हट करे उसे क्या कहते हैं? दुराग्रह कहते हैं, कि दुराग्रही कहते हैं, कि सदाग्रही कहते हैं, कि सत्याग्रही कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो गलत कार्य के लिए हट करे उसे दुराग्रही कहते हैं। क्या कहते हैं? दुराग्रही। ख वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखना। इसके बाद अगला है कि जंगल में स्वयं लगने वाली आग। तो जंगल में जब स्वयं आग लग जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जठराग्नि, कि बड़वाग्नि, कि दावाग्नि, कि वनाली? क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो जंगल में स्वयं आग लग जाती है तो उसे हम लोग दवाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? दवाग्नि कहते हैं। देखिए, आग से संबंधित 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, उसको भी बताना बहुत जरूरी है क्योंकि हर साल तीनों आते हैं। देखिए, एक तो जंगल में लगने वाली आग, ठीक है, 3 प्रश्न बनते हैं, अब बनते हैं हमेशा। एक तो होता है जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, पहला प्रश्न। इसके बाद दूसरा प्रश्न होता है कि जल में लगने वाली आग, जल में लगने वाली आग। 3 प्रश्न बनता है और तीनों को मैं बता देता हूं क्योंकि तीनों प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। और एक प्रश्न होता है मेरे प्यारे बच्चों, पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग। 3 ही प्रश्न बनता है, तीनों में से बनेगा जरूर, इसको कोई रोकने वाला तो है नहीं, इतना बात याद रखना। तो देखिए, अभी हमने देखा कि जंगल में लगने वाली आग को हम लोग दवाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? दवाग्नि कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है यहां तक? और जल में लगने वाली आग को हम लोग बड़वाग्नि कहते हैं, यह वाला बड़वाग्नि। क्या कहते हैं? बड़वाग्नि कहते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। और पेट में लगने वाली आग को हम जठराग्नि कहते हैं। पहला वाला ऑप्शन जो आप ये देख रहे हो, जठराग्नि, जठराग्नि कहते हैं। तो ये बात आप लोगों की याद हो जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और वन में लगने वाली आग को हम लोग वनाली कहते हैं। ठीक है? तो जंगल में लगने वाली आग को दवाग्नि, जल में लगने वाली आग को बड़वाग्नि, पेट में लगने वाले को जठराग्नि। ये 3 प्रश्न जरूर से जरूर मेरे प्यारे बच्चों बनेंगे ही बनेंगे आपके एग्जाम में, इतना बात आप याद रख लेना। ठीक है? चलिए, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे देखिए, जो सब कुछ जानता हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो सब कुछ जानता हो। तो जो सब कुछ जानता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सर्वज्ञ, कि बहुज्ञ, कि अल्पज्ञ, कि ज्ञानी? तो जो सब कुछ जानता हो मेरे प्यारे बच्चों उसे हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। मेन बात है, बहुज्ञ किसे कहते हैं? कि बहुत कुछ जानने वाले को। इसका हो जाएगा, अगर प्रश्न दे दे, बहुत कुछ जानने वाले, बहुत कुछ जानने वाले, तो बहुत कुछ जानने वाले को बहुज्ञ कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अल्पज्ञ किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो जो कम जानता हो, कम जानता हो, जो कम जानता है वो, उसको हम कहते हैं अल्पज्ञ। अज्ञानी का मतलब आप जानते हो, जो सब कुछ जानता हो मेरे प्यारे बच्चों, जो सब कुछ जानता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं। तो जो सब कुछ जानता हो, ठीक है, तो जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ हो गया। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ हो गया। बहुज्ञ में क्या होता है? जो बहुत कुछ जानता है उसे बहुज्ञ कहते हैं। अल्पज्ञ में कम जानता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। और ज्ञानी का मतलब ये होता है कि जो सभी तरह का ज्ञान रखता हो, इसका असली मीनिंग ये होगा, जो सभी तरह का ज्ञान रखता है उसे ज्ञानी कहते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला है कि जो वंदना करने योग्य हो। तो जो वंदना करने योग्य हो उन्हें हम क्या कहते हैं? वंदनीय कहते हैं, कि पूजनीय कहते हैं, कि सम्माननीय कहते हैं, कि निंदनीय कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो सिंपल नाम में ही छिपा है कि जो वंदना करने योग्य है, वंदना मतलब वंदनीय, तो जो वंदना करने योग्य है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वंदनीय कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये तो सिंपल है। पूजनीय किसे कहते हैं? जो पूजनीय करने योग्य हो उसे पूजनीय कहते हैं। सम्माननीय किसे कहते हैं? जो सम्मान करने योग्य हो उसे सम्माननीय कहते हैं। निंदनीय किसे कहते हैं? जो निंदा करने योग्य हो उसे निंदनीय कहते हैं। लेकिन प्रश्न तो जो वंदना करने योग्य है वंदनीय। तो एक प्रश्न बता रहा हूं लेकिन 3 प्रश्न साथ ही साथ तैयार हो रहे हैं आपको, मतलब पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, कहीं से भी प्रश्न पूछे तो आप उसका उत्तर दे पाओ मेरे प्यारे बच्चों, कहीं से एक भी प्रश्न बचना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगला टॉपिक है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यह भी प्रश्न 2 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आते हैं। मतलब एक वाक्य दे देगा, उसको शुद्ध करके लिखना होगा आपको। जैसे देखिए, बोला है कि वह प्रातः काल के समय आता है, इसको शुद्ध
रूप में कैसे लिखेंगे, तो वह प्रातः काल के समय आता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे शुद्ध करके कि प्रातः वह प्रातः काल आता है, वह प्रातः काल आया था, यह है ना, तो हम लोग लिखे आया था, सॉरी। प्रश्न क्या है, वह प्रातः काल के समय आया था, यह प्रश्न है। तो इसको अगर शुद्ध के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे वह प्रातः काल आया था। ठीक है, वह प्रातः काल आया था, यह आया है, इसको सही लिख लीजिएगा, आया है। इसके बाद दूसरा है, मुझे भारी दुख हुआ। ठीक है, मुझे भारी दुख हुआ, तो यहाँ पर भारी नहीं, भारी जब हम लोग बहुत यूज करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि मुझे, अगर इसे शुद्ध रूप में लिखूं तो हम लिखेंगे मुझे बहुत दुख हुआ। भारी की जगह हम लोग बहुत का यूज करेंगे, बहुत दुख हुआ, यह होगा उसका शुद्ध रूप मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, यहाँ पे खड़ी पाई जरूर डाल दीजिएगा। तो मुझे बहुत दुख हुआ, भारी की जगह हम यहाँ यूज करेंगे दुख, अरे बहुत का। क्लियर है। देखिए अगला क्या है, अगला है कि तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। इसको अगर हम शुद्ध रूप में लिखें तो हम लोग लिखेंगे कि तब यह काम, तब यह काम अवश्य, जरूर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, अवश्य का इस्तेमाल करेंगे, अवश्य हो जाएगा, यह है उसका शुद्धिकरण रूप। ठीक है, तो तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, उसको मैंने लिखा कि तब यह काम अवश्य हो जाएगा। इसके बाद है अगला, आपकी पुत्री नंदनी बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। तो पुत्री नंदनी, नंदनी लड़की है, तो लड़की के लिए बुद्धिमान का यूज नहीं करते हैं, बुद्धिमती का यूज करते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि आपकी पुत्री नंदनी, आपकी पुत्री, क्या नाम है भाई, नंदनी, तो यहां लिखेंगे आपकी पुत्री नंदनी बहुत, बहुत बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमती, किसका यूज करेंगे, बुद्धिमती का यूज करेंगे, बुद्धिमती है क्योंकि लड़की है तो बुद्धिमती का यूज करेंगे, खड़ी पाई। हो गया। हाँ, अगला प्रश्न क्या है, माधवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। तो विद्वान, जो विद्वान होता है, तो विद्वान तो लड़कों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन माधवी वर्मा तो लड़की हैं, तो महादेवी वर्मा के लिए हम लोग विदुषी का यूज करेंगे, विदुषी। तो यहाँ लिखेंगे कि महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा, लिखेंगे महादेवी वर्मा, विद्वान की जगह हम विदुषी का यूज करेंगे, विदुषी कवित्री हैं, कवित्री हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कवित्री हैं, कवित्री है ना, कवित्री थी लिखा है ना, तो कवित्री थी लिखेंगे, कवित्री थी। हाँ, इसके बाद क्या है, दरिद्रा जैसी शत्रु दूसरी नहीं है, दरिद्रा जैसी शत्रु दूसरी नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे इसका सही कि दरिद्रता जैसी की जगह हम लिखेंगे जैसा, दरिद्रा जैसा शत्रु, शत्रु दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, खड़ी पाई। क्लियर है। चलिए पूरा का पूरा मैंने डिटेल में अपने हाथों से लिखकर इसको दिखा दिया आप लोगों को। अगला टॉपिक देखिए क्या है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं मेरे प्यारों बच्चों। अगला टॉपिक है कि वीर रस अथवा करुण रस का अस्थाई भाव के साथ परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक इतना याद रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर के लिए आता है। तो वीर अथवा करुण रस, ठीक है, तो या तो वीर रस लिखिए या तो करुण रस लिखिए, दोनों में से कोई एक ही आपको लिखना है। मैं वीर रस का यहाँ पे बता देता हूं आप लोगों का। देखिए कह रहा है कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है
तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। आपको भी यह जानकारी होगा मेरे प्यारे बच्चों कि रस के चार भाग होते हैं। एक तो विभाव होता है, एक अनुभाव होता है, एक संचारी भाव होता है, एक अस्थाई भाव होता है। और इन्हीं चारों भावों से मिलकर रस का निर्माण होता है। ये बात आपको भी मालूम है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। जब विभाव, विभाव मतलब क्या होता है? कारण। और अनुभाव मतलब क्या होता है? कि जिसके कारण हम कुछ चीज अनुभव करते हैं। और संचारी भाव का मतलब होता है कि जो आपके अंदर परिवर्तन होने लगता है। जैसे संचारी भाव मतलब कि ऑटोमेटिक रोंगटे खड़े होने लगते हैं किसी बात को सुनकर, या किसी बात को सुनकर आंखों से पानी आने लगता है, आंसू आने लगता है, वो संचारी भाव है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एक अस्थाई भाव होता है। अस्थाई भाव मतलब कि शुरू से लेकर अंत तक वो अस्थाई रूप से बना रहेगा। ठीक है। जैसे कोई मूवी अगर आप देख लेते हो, उस तरह की वीरता वाली मूवी, तो आपके अंदर जोश जुनून शुरू से ही लेकर लास्ट तक बना रहेगा। तो होता है अस्थाई भाव। तो आपको समझ में आ गया ना कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, मतलब ये सब आपस में मिलकर एक उत्साह नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से जो वीर रस की उत्पत्ति होती है मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम वीर रस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी आपको लिखना होगा, तो एग्जाम्पल आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। एक एग्जाम्पल और मैंने लिया है मेरे प्यारे बच्चों, तिरंगा मूवी वाला, देख सकते हो आप, कि हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे, आने वाले फिर आकर मौसम नया बनाएंगे, मौत फरेबों से कह दो ये उनको हम दफनाएंगे, अपनी अपनी नापों का वो भी खुद ही कफन सिलाएंगे। तो दो एग्जाम्पल मैं रखा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके वीर रस के एग्जाम्पल हैं। इन्हें सुन के बाद वीरता उत्पन्न होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको परिभाषा याद हो गया ना कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। इन दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल लिख देना, काम आपका बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला टॉपिक है कि रूपक अथवा यमक अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। तो रूपक अलंकार या यमक अलंकार, दोनों में से कोई एक ही लिखना है। मैं आपको रूपक अलंकार का बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि रूपक अलंकार क्या है। तो रूपक अलंकार में है कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहां पर रूपक, यहां पे लिखिएगा, रूपक अलंकार होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मतलब कि आपको मालूम ही नहीं चल पाया कि कौन उपमान है कौन उपमेय है। मेरे प्यारे बच्चों, कि जहां बोला है कि जहां उपमेय, उपमेय मतलब आप समझते हो, उपमेय मतलब कि जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। और उपमान मतलब जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। ठीक है। मतलब इसमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन उपमेय कौन उपमान है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, ये फूल तुम्हारे जेवर हैं, ये चांद तुम्हारा आईना है। तो फूल का तुलना किसे किया जाता है? जेवर से। और चांद का तुलना किससे किया गया है? आईना से किया गया है। ये एग्जाम्पल और लिख लीजिएगा कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी। ठीक है। ठीक है। तो हमारे हरी हारिल की लकड़ी, तो हरी की तुलना किससे किया गया है? हारिल से किया गया है। ठीक है। तो यहाँ उपमेय की तुलना उपमान से किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। उसमें भेद रहित हम नहीं कर पा रहे हैं कि कौन उपमेय है कौन उपमान। ठीक है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, जैसे यहाँ पे फूल है, तो फूल तुम्हारे जेवर हैं, तो फूल क्या है? यहाँ पे फूल है आपका उपमान। ठीक है। और रही बात आपकी जेवर, जो है जेवर आपका उपमेय है। इसी तरह यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या है? ये चांद तुम्हारा आईना। ठीक है। चांद यहाँ पे क्या है? तो चांद यहाँ पे उपमान है। और आईना की अगर हम बात करें तो आईना आपका उपमेय है। क्लियर है। चलिए, अगला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, चौपाई अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, चौपाई लिखिए अथवा सोरठा लिखिए। ठीक है। तो दोहा आपको मालूम है, दोहा का उल्टा सोरठा होता है। दोहा याद करोगे तो सोरठा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, उसका उल्टा कर दोगे। इसमें आप लोगों को बता रहा हूं मैं चौपाई। ठीक है। यहाँ पे हेडिंग आप डालिए चौपाई। और चौपाई में लिखिए मेरे प्यारे बच्चों कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। इसमें आपके कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तुक पहले चरण के दूसरे और तीसरे चरण के चौथे से मिलती है। यति हर एक चरण के अंत में मेरे प्यारे बच्चों होती है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अब जानेंगे कि चौपाई के बारे में। ठीक है। तुक का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे तुक का मतलब यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये जो सागर है, उजागर है, धामा है, सुतनामा है, काना है, नाना है, देखा है, असेखा है, ये आपके तुक के काम करेंगे। यति का मतलब कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यहाँ पे मैंने रुका। ठीक है। मतलब विराम, फिर जय कपीस
त्यों लोग उजागर। यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा, एक लाइन पढ़ने के बाद दूसरी लाइन यहाँ पे रुकना पड़ेगा, ये आपका यति है। तो देखिए इसमें यही बोला है कि इसमें यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इतना भी लिख दोगे तो आपको काम बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुहिं लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। एक एग्जाम्पल और मैंने यहाँ पे ले रखा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे ग्राण बिनु वास असीखा। अब यहाँ पे बोला है मेरे प्यार बच्चों कि मात्रा सहित लक्षण लिखना है। तो मात्रा आप चेक कर सकते हो मेरे प्यार बच्चों, मात्रा यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका जय है, तो जय में आप लोगों का क्या होगा, लघु। ये भी आपका क्या हो जाएगा, लघु। यह हो जाएगा आपका लघु, लघु। ये हो जाएगा दीर्घ, फिर लघु। ये हो जाएगा दीर्घ, फिर लघु। ये भी आपका लघु, लघु। यह दीर्घ, लघु, लघु। चेक कर लीजिए, 1 1 2 3 4, 4 2 6, 1 7 7 2 9, 1 10 11 12, 12 2 14, 14 2 16। देखिए 16-16 मात्राएं आ गया इसमें। इसी तरह गिनोगे सब में 16-16 मात्राएं आएंगी। इसी तरह इसमें देख लो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका लघु, ये हो जाएगा लघु। ये आपका लघु, लघु। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा लघु। ये हो जाएगा आपका गुरु। ये हो जाएगा लघु, ये हो जाएगा आपका गुरु। ये हो जाएगा लघु, लघु। ये हो जाएगा गुरु, गुरु। तो 1 1 2 2 2 4, 1 5 5 2 7, 1 8 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14 2 16। इसमें भी आपका 16 आ गया। इसी तरह चेक करोगे तो इसमें भी 16 आएगा, इसमें भी 16 आएगा, इसमें भी 16 आएगा। 16-16 मात्राएं सब में आएंगी मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो दोनों एग्जाम्पल नोट कर लो, जो आसान लग रहा है याद कर लेना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आता है यहाँ से पत्र लेखन। ठीक है, क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, पत्र लेखन आपकी एग्जाम में आएगा। और पत्र लेखन आपके एग्जाम में कितने नंबर के लिए आता है, 6 नंबर के लिए। पत्र लेखन आपके एग्जाम में 6 नंबर के लिए आता है मेरे प्यारे बच्चों। और देखिए पत्र लेखन 3 ही टॉपिक के पत्र लेखन आपको याद करने हैं, 3 टॉपिक। ठीक है, पहला कि किसी उच्चतर विद्यालय में लिपिक पद पर नियुक्ति पत्र एवं प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखे। और दूसरा है कि अपना कुटीर उद्योग एवं प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखे। किसी भी कुटीर उद्योग, चाहे मछली पालन है, मुर्गा पालन है, कुछ भी करने के लिए आपको कुटीर उद्योग के लिए अगर बैंक प्रबंधक को कैसे आप ऋण प्राप्ति के लिए एक पत्र लिखोगे। और तीसरा है कि अपने मोहल्लों की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखे। तो 3 टॉपिक के पत्र लेखन आपको तैयार करने हैं और 6 नंबर दिया जाएगा। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं, इसमें भी हम लोग देखने वाले हैं क्या, कि अपने मोहल्ले की सफाई हेतु, अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र हम लोग कैसे लिखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हर साल आता है, 6 नंबर यहाँ को देकर जाएगा आपको। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, और यहाँ पे कामा जरूर लगा दीजिएगा। सेवा में लिखने के बाद कामा, स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश, जहां के भी है वहां अपना एड्रेस लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप डालोगे विषय, किसके विषय में आप लिख रहे हो पत्र लेखन, तो आप किसके विषय में लिख रहे हो, तो मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक हम पत्र लिख रहे हैं कि मोहल्ले में बहुत ही ज्यादा गंदगी है, उसको सफाई के लिए हम लोग नगर पालिका को एक यहाँ पे पत्र लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद क्या लिखोगे, इतना जब हो जाएगा तो इसके बाद हेडिंग डालोगे महोदय जी। अब यहां से क्रिया आपकी स्टार्ट होगी, आप डालोगे महोदय जी, फिर कामा लगाओगे। कामा लगाने के बाद अब यहाँ गैप देके ही लिखना है, ये नहीं कि आप यहां से चालू कर दो, नहीं, इतना आपको छोड़कर इस तरह लिखना है। क्या लिखोगे कि मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। मतलब मेरे मोहल्ले में बहुत ही ज्यादा गंदगी है और मैं स्वास्थ्य अधिकारी को, जो प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनका जो ध्यान है मैं अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। और आपको यह जानकर आश्चर्यचकित होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लगा है। और सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण जो है मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींदें हराम हो गई हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे आप लोगों को लिखना है, उनको दर्शाना है कि इतना गंदगी फैल गई है कि मच्छरों जो है बिल्कुल परेशान कर रहे हैं। न रात को हम लोग अच्छे से सोई पा रहे हैं, न दिन के अच्छे से रह पा रहे हैं, तथा चारों तरफ सड़कों पर गंदा पानी फैला हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहे तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा, इतने रोग हो जाएंगे। ठीक है, अतः आपसे विनती है कि जल्द ही सफाई की उचित व्यवस्था करवाएं। बस इतना ही आपको लिखना है, कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ छोटा ही चीज लिखिए, फैक्चुअल चीज लिखिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिनांक, जो भी डेट आपको डालना है यहाँ पे इस तरह आप
डेट आप डाल लीजिएगा। और पूरा 2025 होता है या 2024 होता है, ये डेट आपको पूरा नहीं डालना है। आप 2000 x बनाकर इस तरह लिख दीजिएगा। इसके बाद भौतिक में यहाँ पे कुछ लोगों का सिग्नेचर क ख ग आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो यह था मेरे प्यारे बच्चों पत्र लेखन। अब मेरे प्यारे बच्चों आता है आप लोगों का निबंध। ठीक है, क्या आता है? निबंध। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यहाँ से निबंध। और निबंध आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर के लिए आता है। कितने? 9 नंबर के लिए निबंध आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कौन सा निबंध आपको तैयार करना है कि 9 नंबर आप लोगों का बिल्कुल फिक्स हो जाएगा? तो जो निबंध बता रहा हूं बस उसको आप तैयार कर लो। कौन सा निबंध? पहला वाला, भारत में आतंकवाद का समस्या तथा समाधान। कि भारत में जो आतंकवाद हो रहा है उसका क्या समस्या है और उसका समाधान कैसे आप करोगे। और दूसरा है आपका वृषक जीवन की त्रासदी। वृषक मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है किसान की समस्या तथा समाधान, कि जो किसान की समस्या हो रही है उसका समाधान कैसे करें। तीसरा, जीवन में खेलकूद का महत्व, कि आपके जीवन में खेलकूद का क्या महत्व है, उस पे आप लोगों को निबंध तैयार करना होगा। फिर चौथा है मेरा प्रिय प्रिय साहित्यकार, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 अगर आपको तैयार है तो 9 नंबर बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण तथा समस्या तथा समाधान, ये तो आप ट्रिपल स्टार बना लो, ये तो हर साल आपके एग्जाम में पूछता है कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान बताइए। इसके बाद छठवां बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान मेरे प्यारे बच्चों, कि बेरोजगारी की समस्या